जय हिंद दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं G20 के बारे में। आज इस वीडियो में आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, जो सवाल आपके मन में उठ रहे हैं। आखिर जनता इतनी खुश क्यों है, इतना हो हल्ला क्यों है G20 को लेकर? G20 से भारत को क्या लाभ है? G20 की अध्यक्षता आखिर ली कैसे जाती है? भारत में हो रहे G20 सम्मेलन में कुल कितना खर्चा आया है? इससे भारत को क्या लाभ होगा? तो चलिए दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझते हैं। भारतीय अजता के तहत इसकी थीम वसुदेव कुटुंब रखी गई है, जिसका अर्थ है विश्व एक परिवार। लेकिन मोदी जी, बाकी का परिवार कहाँ है? हर तरफ तो आप ही का फोटो लगा हुआ है। खैर, हमें इससे क्या लेना देना, हम बात करते हैं G20 के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि G20 है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों, G20 समझने से पहले आपको G7 समझना पड़ेगा, क्योंकि G20 से पहले G7 आया था। ये बात 1977 की है, जब दुनिया की आर्थिक हालत काफ़ी खराब चल रही थी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तेल को माना जाता है। हुआ ये कि अरब देशों ने तेल पर एक एम्बार्गो लगाया, उन देशों को तेल बेचना बंद कर दिया जो इजराइल के सपोर्ट में थे। इसमें वेस्टर्न कंट्रीज जैसे अमेरिका और यूरोप ये तेल पर बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे, जिसके कारण इन देशों में भारी इकोनॉमी रिसेशन देखने को मिला। तब इन देशों की सरकार ने निर्णय लिया कि यदि अपनी देश की इकोनॉमी को ठीक करना है तो हमें एक साथ आकर एक्शन लेने की ज़रूरत है। इकोनॉमी को ट्रैक पर लाने के लिए पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है। इसी के साथ 1973 में USA, फ्रांस, UK एंड वेस्टर्न जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर की पहली मीटिंग रखी गई, जो कि अमेरिका के व्हाइट हाउस में थी। फिर 2 साल बाद ये इटली और जापान को भी अपने साथ इंक्लूड कर लेते हैं। इसी के साथ 1975 में पहली G6 मीटिंग होती है। उसके बाद 1976 को कनाडा भी इस ग्रुप में शामिल हो जाता है। तब जाकर ग्रुप 7 बनकर तैयार हो जाता है। ये सातों देश अपने समय के सबसे ज़्यादा डेवलप और टॉप इकोनॉमी रखने वाले देश थे। इसी के साथ 1998 में रसिया को भी इंक्लूड कर लिया जाता है और ये ग्रुप G7 से G8 बन जाता है। उसके बाद 1997 में साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड में एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिली। ये क्राइसिस इतनी बड़ी थी कि इसके आसपास की कंट्री में भी इसका इफेक्ट देखने को मिला। वहीं कुछ देशों में करेंसी नीचे गिरने लगी, बेरोजगारी बढ़ने लगी और कुछ देशों में तो भीषण दंगे होने लगे। ग्लोबलाइजेशन इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा था कि यदि किसी एक देश में प्रॉब्लम होती तो उसका इफेक्ट बाकी के देशों में भी देखने को मिलता था। तब इन देशों ने निर्णय लिया कि यदि हमें स्टेबिलिटी लानी है और अपनी रिसेशन को होने से रोकना है तो हम सब देशों को एक साथ बैठकर एक्शन प्लान बनाना होगा। तब कहीं जाकर 26 सितंबर 1999 को G7 के फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग के दौरान G20 ग्रुप की स्थापना हुई। वहीं आपको बता दें कि G20 में 20 सदस्य नहीं बल्कि 43 सदस्य हैं। इनमें 19 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, तुर्की, UK और US और यूरोपीय संघ 27 संघीय समूह। 3 यूरोपीय संघ के देश फ्रांस, जर्मनी, इटली को 19 देशों में गिना जाता है। इसी के साथ हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत में चल रहे G20 सम्मेलन में कुल कितना खर्चा आया है। ये बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आप अच्छे श्रोता हैं और नॉलेज को अच्छे से समझना जानते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। क्या है कि मैं इस चैनल पर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन के बारे में। रिपोर्ट के मुताबिक G20 शिखर सम्मेलन के लिए राजधानी को दुल्हन की तरह सजाया गया है, जिसमें लगभग 4,254 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसका जिक्र हमारे बजट में निर्मला सीतारमण ने भी किया था। ये खर्चा मेहमानों की मेजबानी, सुरक्षा व सजावट में किया गया है। वहीं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आखिर G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता मिलती कैसे है? कोई देश G20 सम्मेलन का अध्यक्ष कैसे बनता है? G20 की अध्यक्षता मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रोसेस ऑफ द पार्ट है। G20 की अध्यक्षता रोटेशन के आधार पर हर एक देश को बारी बारी से मिलती है और मेजबानी कर रहे देश को ही इसके लोगो और थीम चुनने का काम तय करना पड़ता है। वहीं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि भारत G20 सम्मेलन की अध्यक्षता आखिर कब तक करेगा। G20 सम्मेलन के राष्ट्रपति पद पर कब तक बना रहेगा। आपको बता दें कि इससे पहले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो
के पास इसकी अध्यक्षता थी, जिन्होंने 1 दिसंबर 2022 को भारत को अध्यक्ष पद सौंप दिया था। इसी के साथ भारत 30 नवंबर 2023 तक अध्यक्ष पत्र बना रहेगा और भारत के बाद इसकी अध्यक्षता ब्राजील को सौंप दी जाएगी। अब वहीं अपने हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि आखिर G20 से भारत को फायदा क्या है। G20 सम्मेलन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और बिजनेस के निवेश के लिए नए मौके मिल सकते हैं। वहीं भारत का दुनिया में डिजिटल पेमेंट का भी प्रचार हो सकता है। इसी के साथ G20 सम्मेलन से भारत के टूरिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। G20 सम्मेलन के जरिए भारत अपनी उपलब्धियों को अन्य देशों के साथ बखूबी रख सकेगा। आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय हिंद लिखें। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।